आज की इस खास चर्चा में बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक केयर की उस दोहरी और बेहद दिलचस्प जिम्मेदारी को गहराई से समझेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो सख्त राष्ट्रीय मेडिकल मानक हैं जिनका पालन करना जरूरी है, और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों तक पहुंचने के लिए वही चिकित्सा जगत एकदम सरल और अपनापन भरा तरीका अपनाता है ना दिलचस्प? तो इस सफर में मुख्य रूप से इन पहलुओं पर बात होगी। बाल रोग विशेषज्ञ की दोहरी भूमिका, एडीएचडी के लक्षणों की पहचान, इसके निदान और क्लिनिकल उपप्रकार, बहुविषयक प्रबंधन, एक संचारक की भूमिका और अंत में स्थानीय स्तर पर मरीजों तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बाल रोग विशेषज्ञ की दोहरी भूमिका। हेल्थ केयर का जो दायरा है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिल्कुल स्थानीय स्तर तक कैसे बदलता है, ये समझना काफी जरूरी है। एक तरफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तय किए गए बेहद सख्त और साइंटिफिक दिशा निर्देश होते हैं, वहीं दूसरी ओर किसी स्थानीय क्लिनिक या अस्पताल की ब्रांडिंग कितनी सुलभ और आम लोगों से जुड़ी हुई होती है। सफल इलाज के लिए इन दोनों का तालमेल बिल्कुल अनिवार्य है। भाग 2, एडीएचडी के लक्षणों की पहचान। अगर इस समस्या के पैमाने की बात करें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। समुदाय आधारित नमूनों से साफ पता चलता है कि भारतीय स्कूली बच्चों में एडीएचडी की व्यापकता दर करीब 11% है। 11%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ये लगभग हर क्लासरूम में मौजूद एक ऐसी वास्तविकता है जिस पर तुरंत और गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर लोग इसे बच्चे की कोई शरारत या सिर्फ एक खराब आदत मान लेते हैं, लेकिन मानक उपचार दिशा निर्देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे साफ तौर पर एक पुरानी न्यूरोबायोलॉजिकल स्थिति माना गया है जिसका एक आनुवंशिक यानी जेनेटिक आधार भी होता है। ये स्थिति बच्चे के भावनात्मक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को गहराई से प्रभावित करती है, इसलिए इसके लिए एक बहुत ही गंभीर क्लिनिकल देखभाल की जरूरत होती है। अब इन लक्षणों की समय सीमा पर गौर करना सबसे दिलचस्प है। जैसे अति सक्रियता यानी हाइपर एक्टिविटी के लक्षण अक्सर 4 साल की उम्र तक ही दिखने लग जाते हैं, जहां बच्चा लगातार एक ही गति में रहता है। लेकिन इसके उलट असावधानी या इनअटेंशन के लक्षण थोड़ी देर से यानी आमतौर पर 8 से 9 साल की उम्र के आसपास सामने आते हैं। ये अक्सर छोटी छोटी लापरवाहियों, गलतियों या भुलक्कड़पन के रूप में दिखाई देते हैं। भाग 3, निदान और क्लिनिकल उपप्रकार। सिर्फ बाहर से कुछ लक्षणों को देख लेना ही काफी नहीं होता। अगर आंकड़ों को देखें तो 60 से 70% मामलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा संयुक्त प्रकार या कंबाइंड टाइप के अंतर्गत आता है। ये बात दिखाती है कि एक बाल रोग विशेषज्ञ को निदान करते समय कितनी परतों को समझना पड़ता है। बच्चे में कई बार एक साथ अलग अलग तरह के लक्षण मौजूद होते हैं जिन्हें सुलझाना किसी पहेली से कम नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरह के गलत निदान से बचने के लिए व्यापक मूल्यांकन बहुत अहम हो जाता है। डॉक्टरों को न सिर्फ ऑटिज्म जैसी अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को अलग करना होता है, बल्कि सीखने की अक्षमता जैसी सहरुग्णताओं की भी बारीकी से जांच करनी होती है। आपको बता दें कि लगभग 70% मामलों में ये साथ मौजूद होती हैं। कुल मिलाकर ये एक बेहद सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भाग 4, बहुविषयक एडीएचडी प्रबंधन। एक बार जब निदान पक्का हो जाता है तो असली काम यानी उपचार का चरण शुरू होता है। खासकर प्री स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के मामले में दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। टोकन इकोनॉमी और रिस्पॉन्स कॉस्ट जैसे व्यवहारिक हस्तक्षेप यानी बिहेवियरल टेक्निक्स अनिवार्य रूप से पहली पंक्ति की चिकित्सा हैं। दवाइयों का रुख करने से पहले इन्हीं व्यवहारिक तकनीकों पर भरोसा किया जाता है। वहीं जब बात स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चों की आती है, तब जाकर औषधीय प्रबंधन को शामिल किया जाता है। यहाँ डॉक्टरों को मिथाइल फेनिडेट जैसे उत्तेजक और एटोमॉक्सिटीन जैसे गैर उत्तेजक दवाओं के फायदों और नुकसानों को बहुत सावधानी से तौलना पड़ता है। और हाँ, शुरुआत हमेशा बिल्कुल कम खुराक से की जाती है। सच कहें तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखने वाला काम है। भाग 5, एक संचारक की भूमिका। अब तक जिस क्लिनिकल और वैज्ञानिक कठोरता की बात हुई वो एक तरफ है, लेकिन कहानी का दूसरा रुख संचार यानी कम्युनिकेशन का है। स्थानीय बाल अस्पतालों की जो दृश्य ब्रांडिंग होती है, जैसे कोई लोगो या रंग रूप, वो अक्सर बेहद गर्मजोशी भरा और सरल होता है। मकसद साफ है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जो डरावना ना लगे बल्कि परिवारों को अपनेपन का एहसास कराए। भाग 6, स्थानीय स्तर पर मरीजों तक पहुंच।
देखिए, मेडिकल विशेषज्ञता का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक वो आम लोगों तक ना पहुंचे। स्थानीय स्तर पर बांटे जाने वाले मेडिकल पैम्फलेट इसी रणनीति का हिस्सा हैं। भारी भरकम मेडिकल जानकारियों को बहुत ही सरल और सुलभ क्षेत्रीय भाषा जैसे कि गुजराती में तैयार किया जाता है। ये स्थानीय भाषा ही वो पुल है जो आम परिवारों को सीधे विज्ञान और सही इलाज से जोड़ती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अत्यधिक उन्नत क्लिनिकी योग्यताओं जैसे MBBS, DCH, PGPN या LLB को किस तरह पेश किया जाता है। इन भारी भरकम डिग्रियों को बाल चिकित्सा, पोषण और नवजात विशेषज्ञता जैसी आम समझ वाली बातों के साथ बहुत ही साफ सुथरे तरीके से परोसा जाता है। इससे होता यह है कि मरीजों का भरोसा तुरंत कायम हो जाता है और वो मेडिकल शब्दों के बोझ तले दबते भी नहीं हैं। अंततः एक डॉक्टर इतने गहरे न्यूरोलॉजिकल विज्ञान और सामुदायिक देखभाल की मानवीय भावनाओं के बीच ये संतुलन कैसे बनाता है? दरअसल ये सिर्फ एक बात याद रखकर संभव होता है कि हर एक मेडिकल दिशा निर्देश, हर एक सख्त नियम का अंततः एक ही सरल लक्ष्य है, एक बच्चे की स्वस्थ और खूबसूरत मुस्कान। तो अगली बार जब कोई स्थानीय क्लिनिक नजर आए तो सोचिएगा जरूर कि उस छोटे से बोर्ड के पीछे गहरे विज्ञान और मानवीय करुणा का कैसा अद्भुत संगम छिपा है। क्या यही संतुलन चिकित्सा विज्ञान का असली जादू नहीं है?